हेलो एवरीवन। तो आपका स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल एमएस पथेरिया पे। और मैं आपका दोस्त रवि सिंह। आज हम अगले लेक्चर की तरफ बढ़ेंगे और अगला लेक्चर जो होगा आपका, उस लेक्चर के अंदर हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के बारे में पढ़ेंगे। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के जो टॉपिक्स हैं, जो सिलेबस के अंदर है नीट 2024 के अंदर, और उन सिलेबस के क्वेश्चंस को किस हिसाब से आपको टैकल करना है, मैं आपको वो जादू सिखाऊंगा। और गारंटेड बात ये रहेगी कि आपको इसके बाद किसी अलग कहीं से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये मोर देन इनफ होगा आपके लिए, और इसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत है भी नहीं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं, और आप सपोर्ट के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और नीचे कमेंट कीजिए। तो सबसे पहले जो क्वेश्चंस है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसकी तरफ अगर हम रुक करें तो बिहेवियर ऑफ गैस का सबसे पहला क्वेश्चन है कि गैस का बिहेवियर कैसा होता है। इसके अकॉर्डिंग द गिवन सैंपल ऑफ एन आइडियल गैस ऑक्यूपाइज वॉल्यूम वी। कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है? वी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है एट प्रेशर पी, और साथ में उसका प्रेशर दे रखा है पी। एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी। द मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज एम, यानी कि स्मॉल मास है वो प्रत्येक मॉलिक्यूल्स का जो है उसका मास है। विच ऑफ द फ्लोइंग गिव्स द डेंसिटी ऑफ ए गैस। कौन सा इसमें से डेंसिटी का फार्मूला है ये बताना है। देखिए डेंसिटी का फार्मूला होता है दैट इज पी वी। सबसे पहले तो आप इस चीज को बनाना आना चाहिए, क्योंकि यहां पे आपको दो चीजें बार बार जो है तंग करेंगी। एक तो आपको स्मॉल मास, जिसको हम क्या कहेंगे, मोलिकुलर मास। स्मॉल मास को कहेंगे मोलिक्यूल का मास, मास ऑफ मोलिक्यूल, इसको कहेंगे हम मास ऑफ मोलिक्यूल। एक मोलिक्यूल का जो मास दे रखा है वो है, और जो कैपिटल एम होगा वो होगा आपका मोलिक्यूलर मास, दैट इज मोलिकुलर मास। इस प्रकार ये दो टर्म बार बार आपको परेशान करेंगी। अलग अलग जगह पे अलग अलग इनका यूज होता है, और कैसे किस हिसाब से यूज होता है हम उसी की बात करेंगे। खैर इस क्वेश्चन में हमें डेंसिटी का फार्मूला कुछ इस तरह से बनाना है, और आपको पता होना चाहिए कि डेंसिटी का रिलेशन होता है पीवी इज इक्वल टू एन आर इंटू टी के बराबर होता है। ये हमारे पास किसका रिलेशनशिप है? ये हमारे पास जो रिलेशनशिप है आइडियल गैस इक्वेशन का है। अगर मैं यहां से इस वॉल्यूम को चेंज करूं तो ये हो जाएगा डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम। कुछ इस तरह से हो जाएगा, दैट इज डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी हो जाएगी मास बाय वॉल्यूम के बराबर। अब हम इसको करेंगे चेंज। किस हिसाब से चेंज करेंगे वो देखिए, दैट इज प्रेशर, और इसके साथ जो है हम वॉल्यूम को चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा m डिवाइडेड बाय में रो, एंड इक्वल टू n। n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स को लिखा जाता है स्मॉल m डिवाइडेड बाय में कैपिटल M। इस तरह से ये आप इसको लिख सकते हो। और ये जो आपको कैपिटल M दिखाई दे रहा है ये आया कहां से है? क्योंकि एक जो मॉलिक्यूल है उसका मास है स्मॉल m, ठीक है, और उस गैस के पास कितने मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं? एवोगैड्रोज नंबर के बराबर। ध्यान से समझना, मैं बार बार यही बात कह रहा हूं कि अगर आपको ये जगलरी आ गई है तो इस जगलरी के बाद आप इसके सारे क्वेश्चन कर पाओगे। तो उसके लिए पहले आपको ये सीखना होगा कि एक मॉलिक्यूल का मास, मैं फिर से इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि एक जो मॉलिक्यूल होता है, अभी अभी इसने बोला कि जो एक मॉलिक्यूल है उसका मास है स्मॉल m। अगर इसके पास Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते तो उनका टोटल मास होता Na इंटू m, और ये कंप्लीट मिलके किसके बराबर हो जाता है? कैपिटल M के बराबर हो जाता है। इस प्रकार जो हमारा मोलिकुलर मास यहां m के बारे में बात कर रहे हैं, इस m के बारे में बात कर रहे हैं, वो Na एवोगैड्रोज नंबर के जो पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल है, सबको मिला के है वो। इस प्रकार तो यहां पे हम इस n की जगह जब हम रखेंगे m, और डिवाइडेड बाय हम करेंगे क्या? स्मॉल m इंटू n इंटू a, और साथ में कौन रहेगा? आर टी, दैट इज r इंटू टी। अब इस m से m क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो हमारे पास यहां क्या रहेगा? दैट इज वी आर लेफ्ट विद दैट इज p, ये रहा एज इट इज, और m एज इट इज डिवाइडेड बाय रो, और यहां पे बचेगा r बाय एन ए इंटू टी, दैट इज r बाय में एन ए इंटू टी। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि r बाय जो एन ए होता है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बराबर होता है। ये एज इट इज वैल्यू पूछ ली गई थी, ये वैल्यू
एक बार नीट के एग्जाम में सीधा पूछ लिया गया था कि इनमें से कौन सा फार्मूला बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का है। इसलिए मैं आपको वो छोटी से छोटी बात सिखाना चाहता हूं, साथ साथ उन बातों को कवर कर रहा हूं जो आपको पता होनी चाहिए। तो ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि इनमें से R बाय NA फार्मूला है या NA बाय R फार्मूला है या R इंटू NA फार्मूला है। ये सारी बातें उन्होंने दी थी और कहा था कि कौन सा इसमें से बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का फार्मूला है, इस तरह से। तो ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के हिसाब से हम यहाँ पे R बाय NA की वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा P इंटू एम इज इक्वल टू में K इंटू टी, और ये डेंसिटी चली जाएगी ऊपर ऐसे, और हमें निकालना यही है। तो ये आ जाएगा P इंटू एम डिवाइडेड बाय में K इंटू टी इज इक्वल टू में रो। दैट इज, दिस इज द फार्मूला। अब ये देखो कौन से ऑप्शन में है, ये इस ऑप्शन में है, दैट इज PM बाय KT। इस तरह से आपको ये सारे चेंज करने आने चाहिए। जब तक आपको ये कुछ फार्मूले नहीं पता है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि बार बार मैं बेसिक को जो है साथ कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे कि ये फार्मूला आपको हो गया, आपको पता होना चाहिए कि स्मॉल m जो है मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल है, और इसको मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं, मतलब सभी पार्टिकल्स का मास जो उसके अंदर प्रेजेंट है। तो एवोगैड्रोज नंबर के बराबर है, इसलिए सभी को हमने कंसीडर कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द टू वेसल्स सेपरेटली कंटेन्स टू आइडियल गैस। दो अलग अलग वेसल हैं और दोनों के पास अलग अलग आइडियल गैस है A एंड B एट सेम टेम्परेचर। यानी कि जो A का टेम्परेचर है वही किसका टेम्परेचर बोल रहा है, ये B का टेम्परेचर बोल रहा है। यानी कि कुछ बातें ये सेम बोल रहा है। अंडर सच कंडीशन द डेंसिटी ऑफ A इज फाउंड टू बी, that is density of A is found to be 1.5 times the density of B, that is 1.5 time density of B. The ratio of molecular weight of A and B, मतलब मोलिकुलर वेट की बात कर रहा है, MA बाय MB की वैल्यू का हमें क्या बताना है, रेशियो बताना है, ऐसा कह रहा है। ठीक है, तो प्रेशर भी सेम है एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखिए सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, प्रेशर भी, हाँ, प्रेशर ऑफ ए बीइंग ट्वाइस दैट ऑफ बी, यानी कि प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू ट्वाइस दैट ऑफ प्रेशर ऑफ बी, इस तरह से। यानी कि इसने कहा कि आपके पास एक वेसल में दो गैसेस हैं, एक ए गैस है, एक बी गैस है। ए और बी दोनों का टेम्परेचर सेम है, बट प्रेशर जो ए का है वो 2 गुना है, और जो डेंसिटी ए की है वो 1.5 गुना है डेंसिटी ऑफ बी, और हमें मोलिकुलर वेट का जो है रेशियो बताना है। अब फिर से इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको वही बेसिक चीजों पे जाना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि दैट इज PV इज इक्वल टू N इंटू आर टी के बराबर, इस तरह से। ठीक है, अब ये जो V है, इस V को हम लिख सकते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, ऐसे। अगर मैं यहां से P और इस V की जगह रखूं M बाय में रो इज इक्वल टू, ये नंबर ऑफ मोल हो जाएंगे M डिवाइडेड बाय में देयर मोलिकुलर मास। नंबर ऑफ मोल्स को निकालने का फार्मूला होता है वेट अपॉन में देयर मोलिकुलर मास, और इसके साथ मल्टीप्लाई में रहेगा R इंटू टी। इस M से M कैंसिल, यहां से जो डेंसिटी का फार्मूला आएगा वो आपके पास हो जाएगा, दैट इज डेंसिटी इज इक्वल टू P इंटू एम डिवाइडेड बाय में R इंटू टी। और ये फार्मूला आपको बेसिकली पता भी होना चाहिए पहले से। ये फार्मूला इससे पहले वाला जो थर्मोडायनामिक्स था वहां पे भी डिराइव करवाया था, और यहां पे भी आपको बता दिया। ये आपको कंठस्थ होना चाहिए, इस फार्मूले को आपको बिल्कुल याद रखना है, बट मैंने इसको डिराइव करवाया है बार बार, PM बाय RT। ठीक है, अब डेंसिटी के बाद हमें रेशियो किसका बताना है, मोलिकुलर वेट का। तो हम M के लिए निकाल ले, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, रो R इंटू टी, यानी कि RT को ऊपर ले गए, डिवाइडेड बाय कौन रख लिया, प्रेशर इज इक्वल टू M। ठीक है, अब मैं ऊपर रखता हूं मास ऑफ ए, मोलिकुलर मास, और नीचे रखता हूं मोलिकुलर मास ऑफ बी। तो पहले तो ए के लिए फार्मूला लगा देते हैं। जब इस फार्मूले को ए के लिए हम लगाएंगे तो ऊपर आ जाएगा दैट इज डेंसिटी ऑफ ए इंटू आर, तो कांस्टेंट है, और टेम्परेचर ऑफ ए डिवाइडेड बाय में प्रेशर ऑफ ए। फिर हम किसको ले लगाएंगे, बी के लिए, तो डेंसिटी ऑफ बी, आर फिर से कांस्टेंट है, टेम्परेचर ऑफ बी, और अब की बार इसका प्रेशर ऊपर जाएगा, दैट इज प्रेशर ऑफ बी के बराबर हो जाएगा। आर से आर कांस्टेंट कैंसिल, टी से टी, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर सेम बोल रहा है अगला, उसने कहा था कि दोनों का टेम्परेचर सेम है। अब हमारे पास मोलिकुलर मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ बी, यहां क्या बचा, दैट इज डेंसिटी ऑफ ए और डिवाइडेड बाय में डेंसिटी ऑफ बी।
मल्टीप्लाई बाय में प्रेशर ऑफ बी डिवाइडेड बाय में प्रेशर ऑफ ए, इस प्रकार। अब डेंसिटी ऑफ ए, इसको नीचे लेके आते हैं डेंसिटी ऑफ बी के, तो 1.5 होता है, तो ये तो हो गया 1.5। अगर मैं इस प्रेशर ऑफ ए को नीचे लेके जाऊं प्रेशर ऑफ बी के, तो ये 2 आएगा इस तरफ, तो ये कितना बन जाएगा 1/2। तो प्रेशर ऑफ बी बाय प्रेशर ऑफ ए कितना है 1/2 के बराबर हो गया। ठीक है, और सिंप्लीफाई करेंगे इसको, और सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको लिखा जा सकता है 15, और इस पॉइंट के नाम का 10 नीचे आएगा तो 20, ये हो जाएगा 5 3 जा और 5 4 जा, मतलब उत्तर कितना हो गया 3/4। इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा 3/4 के बराबर। इस तरह से ये रहा 3/4। यानी कि हमें सिंपल सी जगलरी कर रहे हैं हम, इसमें कुछ ज्यादा कुछ भी नहीं कर रहे। आपके पास ये सीधा फार्मूला था, इस फार्मूले में जिसकी जो वैल्यू बोल रहा है वो हम रखते गए और उससे हमारा आंसर मिल गया। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इन द गिवन पीवीटी डायग्राम, आपको वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच का एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर P1 एंड P2? आपको P1 और P2 के बीच का रिलेशन बताना है, यानी कि आपको एक वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ बता दिया और आपको रिलेशनशिप पूछ लिया। जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपका एक ही काम है, और वो काम ये है कि आप इस ग्राफ के ऊपर एक तरफ से परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर दे। चाहे आप इस तरफ से ड्रॉ कर ले, चाहे आप इस तरफ से, वो आपकी मर्जी है। इस तरफ से, चाहे आप इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए। जब आप इसके ऊपर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे तो आप ये पाओगे कि देखो, ये पॉइंट वाला टेम्परेचर T और ये पॉइंट वाला टेम्परेचर T। अब ये 1 के लिए है इसलिए 1, और ये 2 के लिए है इसलिए 2। कैसे किया हमने? हमने ऐसे किया है कि जो हमारा, हम इस तरह से कर रहे हैं कि जो हमारा P2 है, जो हमारा P2 है उसके कोरस्पॉन्डिंग ये पॉइंट लिया, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर है उसको T2 कहा। जो P1 के कोरस्पॉन्डिंग जो पॉइंट है उसको हमने क्या कह दिया, T1 कह दिया। इस प्रकार से हमने एक लाइन को ड्रॉ किया, और इस लाइन को ड्रॉ करने के बाद हमने 2 लाइन और इस तरह से एक यहां बना ली और एक यहां बना ली। ठीक है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग T1 बोल दिया और उसके कोरस्पॉन्डिंग हमने इसको बोल दिया T2, इस तरह से। अब हमें P1 और P2 में रिलेशनशिप बताना है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें पता है कि T1 टेम्परेचर ग्रेटर देन है किससे, T2 टेम्परेचर से। T1 टेम्परेचर बड़ा है, आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि ये आगे है और ये पीछे, इसलिए T1 बड़ा है और T2 क्या है, छोटा है। अब आपको पता है कि PV इज इक्वल टू N इंटू R इंटू T हो गया, और यहां से प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ गया, टेम्परेचर के। अगर 1 मिनट के लिए, क्योंकि वॉल्यूम को हमने फिक्स कर दिया, देख लीजिए वॉल्यूम को फिक्स कर दिया, इस पॉइंट के ऊपर वॉल्यूम फिक्स हो चुका है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है ये किसके लिए ड्रॉ की है, एक क्वांटिटी को और फिक्स करने के लिए। अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करता तो उससे टेम्परेचर फिक्स हो जाता। अब की बार हमने किसको फिक्स कर लिया, वॉल्यूम को फिक्स कर लिया। अब वॉल्यूम को फिक्स करने के बाद हमने क्या पाया कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, टेम्परेचर के। अगर टेम्परेचर T1 का ज्यादा है तो उसका प्रेशर P1 का ज्यादा होगा P2 से। तो उत्तर क्या हो जाएगा, P1 इज ग्रेटर देन P2। किया क्या है, सबसे पहले मैं फिर से आपको एक बार इसका जो बखान कर देता हूं, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत टकराएंगे, इसी यूनिट में नहीं, अलग अलग यूनिट में भी। आपको क्या करना चाहिए, तो आप इस तरफ एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए जिससे आपका एक वॉल्यूम फिक्स हो जाएगा, या आपका मन नहीं करता तो आप इस तरफ ड्रॉ कर लीजिए ऐसे। ये अब आपने टेम्परेचर फिक्स कर दिया, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है, ये हो जाएगा V2, और इसके कोरस्पॉन्डिंग, क्योंकि ये 1 लाइन है तो इसलिए इसके कोरस्पॉन्डिंग हो जाएगा V1, इस तरह से। अब हमें पता है कि जो V2 वॉल्यूम है, अब देखो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये वाली क्वांटिटी जो ऊपर वाली V2 वाली वो ग्रेटर देन है V1 से। ठीक है, अब यहां से हमने टेम्परेचर को तो कर लिया फिक्स, यहां कौन बच गया, P इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P के। जहां पे वॉल्यूम ज्यादा है वहां पे P कम होगा, मतलब वॉल्यूम V2 ज्यादा है, V2 ज्यादा है तो P2 क्या होगा, कम होगा, और P1 क्या होगा, ज्यादा होगा। फिर से वही बात आ रही है, तो किसी भी तरीके से करोगे तो बात वही आएगी। इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट 10 डिग्री सेल्सियस द वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ फिक्स्ड मास ऑफ आइडियल गैस इज गिवन बाय इट्स प्रेशर इज एक्स एट 110 डिग्री सेल्सियस। क्या कह रहा है? एट 10 डिग्री सेल्सियस, क्वेश्चन ने बोला कि 10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर द वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ फिक्स्ड मास ऑफ एन आइडियल गैस, किसकी? डेंसिटी, और उसके डिवाइडेड बाय इट्स प्रेशर, डेंसिटी बाय प्रेशर, इसकी वैल्यू को कितना बोल रहा है? ये एक्स बोल रहा है। किससे ऊपर? 10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। अब कह रहा है कि इसी वैल्यू को 110 डिग्री सेल्सियस पे बताइए। 10 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या है? अगर मैं इसमें 273 ऐड कर दूं तो ये बनेगा 283, ये हो जाएगा 283 केल्विन, दैट इज 273 केल्विन। और अगर मैं 110 में 273 ऐड करूं तो इट कम्स आउट टू बी ए 383 केल्विन। इस तरह से हो जाएगा। 283 केल्विन के ऊपर रो बाय पी का इन्होंने वैल्यू दे रखी है एक्स, और पूछ रहा है किस पे? 383 पे। अभी अभी डेंसिटी का फार्मूला मैंने करवाया था, वो आया था पीएम बाय में आर इंटू टी। ठीक है, अगर मैं इसके रो और बटे में हम इसको कर दें पी, तो ये क्या बचेगा? दैट इज एम डिवाइडेड बाय में आर इंटू टी के बराबर। ठीक है, अब इस रो बाय पी, इसकी वैल्यू को तो अगले ने क्या बोल दिया? एक्स, आपके सामने एक्स बोल रखा है। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूं दैट इज एक्स इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाय में आर इंटू टी। ऐसा हो सकता है। ऐसा इसलिए किया क्योंकि इन्होंने बोल दिया पहले कि रो बाय पी की वैल्यू एक्स है, तो रो बाय पी की जगह हमने क्या रख दिया? एक्स। तो एम बाय आर टी किसके बराबर हो गया? एक्स के बराबर। अगर मैं इस टी को इस तरफ लेके जाऊं तो ये रहेगा एक्स गुणा टी इज इक्वल टू में एम बाय आर। ये हमारे पास लेफ्ट रहेगा एक साइड में इस तरह से। अब आपको पता है कि गैस एक ही है आइडियल, इसलिए गैस कांस्टेंट आर तो सेम है और उसका मोलिकुलर मास भी कांस्टेंट हो गया, इसलिए पूरी टर्म किसके बराबर हो गई? कांस्टेंट के बराबर। जब कोई टर्म ऐसे कांस्टेंट के बराबर होती है तो हम लिख सकते हैं दैट इज x1 t1 इज इक्वल टू में x2 t2। ऐसा लिखा जा सकता है। अगर ऐसा लिखा जा सकता है तो x1 की वैल्यू x और t1 टेम्परेचर कितना है? 283 केल्विन। x2 हमें फाइंड आउट करना है और उसका टेम्परेचर है 383 केल्विन। x इंटू में 283 डिवाइडेड बाय कौन आएगा? 383, और किसके बराबर होगा? दैट इज x2 के बराबर होगा। इस तरह से तो x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? x, ये यहां पे इस तरह से बी ऑप्शन हो जाएगा 283 बाय 383 इंटू में x। ये उत्तर मिल जाएगा। इसी फार्मूले का बार बार इस पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और यहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन, ये फार्मूला और इसको चेंज करने के सारे तरीके आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए भाई, अगला क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ, अगर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, द इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर 5 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन का कितना ग्राम दे रखा है? 5 ग्राम, और क्या दे रखा है? ये एम प्रोवाइड कर रखा है एट प्रेशर पी एंड टेम्परेचर टी व्हेन ऑक्यूपाइंग ए वॉल्यूम वी विल बी। अब इन्होंने यहां पे कुछ नहीं पूछा, यहां पे आपको पता होना चाहिए कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी के बराबर होता है। आप कहोगे सर ऐसी इक्वेशन तो मिल ही नहीं रही, तो इन्होंने क्या किया? एन की वैल्यू निकाल दी, मास अपॉन में मोलिकुलर मास, मास कितना दे दिया? 5 ग्राम, और ऑक्सीजन जिसको आप O2 बोलते हो उसका मोलिकुलर मास कितना होता है? 32। एक का 16 होता है तो दो का हो जाएगा 32, तो 5/32 इसकी जगह रखोगे तो पीवी इज इक्वल टू 5/32 आर टी, ये बन जाएगा। तो 5/32 आर टी, इस प्रकार से इक्वेशन बन जाएगी। बस सिंपल सा इक्वेशन, कुछ नहीं करना। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ वंडर वाल्स, क्रिटिकल टेम्परेचर TC, इसकी वैल्यू होती है 8A डिवाइडेड बाय में 27RB। आपको याद रख लीजिए, कुछ ये केमिस्ट्री की तरफ कंसेप्ट होता है, इसकी वैल्यू को आपको लर्न करना है 8A बाय में 27RB, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री कंटेनर्स ऑफ सेम वॉल्यूम, 3 कंटेनर्स का सेम वॉल्यूम है, आपको कंटेन्स 3 डिफरेंट गैसेस, 3 कंटेनर का सेम वॉल्यूम है, पहले का V1 V2 के बराबर और V3 के बराबर, तीनों का सेम वॉल्यूम है, ऐसा बोल रहा है। द मासेस ऑफ मॉलिक्यूलर M1 M2 M3, और तीनों का मास जो है M1 है, एक का M2 है और एक का कितना है M3 है, इस तरह से। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन देयर रिस्पेक्टिव कंटेनर, और प्रत्येक कंटेनर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं N1 N2 एंड N3 है। द गैस प्रेशर इन द कंटेनर आर P1 P2 एंड P3, और तीनों के गैस का प्रेशर हो गया P1 P2 एंड P3 के बराबर। All the gases are now mixed and put in one of these container. The pressure of mixture will be। अब देखिए ये जो क्वेश्चन आया है ये केमिस्ट्री के अंदर कुछ जा रही चीजें, क्योंकि केमिस्ट्री के जो सिंपल से कंसेप्ट है वहां से उठाया, और आपको पता होना चाहिए डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ, डाल्टन्स लॉ क्या कहता है कि जो टोटल प्रेशर होता है गैस का वो होता है P1 प्लस P2 प्लस P3, कितनी भी गैस को मिक्सचर कर दो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता उनका वॉल्यूम क्या है, उनके मास के ऊपर, नंबर के ऊपर, इनसे कोई इफेक्ट नहीं होता, टोटल प्रेशर जो है वो इसके बराबर हो जाएगा। तो इस केस में भी हमारे पास जो प्रेशर रहेगा वो रहेगा P इजिकल टू P1 प्लस P2 प्लस P3, बस ये वाला, ये बात। ऑप्शन ऊपर नीचे है, ये 3 यहाँ पे वो है, तो ये बाय 3 दे रखा है भाई इस ऑप्शन में, ये ऐसे दे रखा होगा। थर्ड जो ऑप्शन है वो है P1 प्लस P2 प्लस P3, ये एग्जैक्ट यही है, बस ये तीनों को प्लस कर दो, कुछ नहीं करना आपको, P1 में P2 में P3 तीनों को ऐड करना है, यही कहता है डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। क्या कहता है कि जो टोटल प्रेशर होता है गैस का वो सभी के सभी जो प्रेशर है उनका समेशन होता है, अगर 4 होते तो P4, 5 होते तो P5, 7 होते तो P7 तक, 8 तक, 9 तक, n नंबर तक जाएगा, मतलब ये कहां तक जाएगा, Pn तक जाएगा आपके पास, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 कंटेनर्स A एंड B आर पार्टली फिल्ड विद वाटर एंड क्लोज्ड, 2 कंटेनर को पार्शली फिल्ड कर दिया वाटर से और उनको बंद कर दिया। द वॉल्यूम ऑफ A इज ट्वाइस दैट ऑफ B, यानी कि A का जो वॉल्यूम है वो 2 गुना है वॉल्यूम ऑफ B से। इट कंटेन्स हाफ द अमाउंट ऑफ वाटर B, बट जो मास ऑफ A है वो कितना है, 1/2 है मास ऑफ B से। कह रहा है कि वॉल्यूम तो ज्यादा है पर पानी आधा लिए हुए है, ए का वॉल्यूम बी के वॉल्यूम से ज्यादा है, पर ए के अंदर जो मास ऑफ वाटर है, अमाउंट ऑफ वाटर, वो आधा है बी से। ये बोथ आर एट सेम टेम्परेचर, अगर दोनों के दोनों सेम टेम्परेचर पे है, इंपॉर्टेंट बात है, द वाटर वेपर्स इन द कंटेनर विल हैव प्रेशर इन द रेशियो। सीधी सी बात है कि जो वाटर वेपर्स जो बनते हैं वो वेपर्स बनते हैं ड्यू टू टेम्परेचर के कारण, ड्यू टू टेम्परेचर के कारण। आपको पता है कि जैसे ही आप पानी को गर्म करना शुरू करते हो तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा, फिर और गर्म करोगे तो 100 डिग्री सेल्सियस पे उसके वेपर्स बनने शुरू हो जाएंगे। पर इन्होंने क्या कह दिया, टेम्परेचर तो सेम रख दिया, कोई फर्क ही नहीं डाला, टेम्परेचर पे सेम रख दिया तो प्रेशर पे भी कोई फर्क नहीं होगा, तो इसलिए रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1, क्योंकि वेपर्स जो बनेंगे वो डिपेंड करते हैं टेम्परेचर पे। आपको टेम्परेचर में चेंज करना पड़ेगा, टेम्परेचर में चेंज नहीं करोगे तो प्रेशर भी क्या रहेगा उनका सेम, क्योंकि वेपर्स ही नहीं बन पाएंगे, इसलिए। तो ये फैक्ट है, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। जब तक ये बातें आपको नहीं पता होंगी तब तक आप इन क्वेश्चंस को सोल्व नहीं कर पाओगे। आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए। मैं हर कंसेप्ट को अंदर तक झंझोड़ के आपके सामने रख रहा हूं, हर उस बिंदु को बता रहा हूं जो आपको पता होना चाहिए।
उसका फायदा ये होगा कि आपको एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे या उन बिंदुज पे जो क्वेश्चन मिलेंगे वो आप जो है आसानी से कर पाओगे। इसलिए तो ज्यादा से ज्यादा जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि ऊर्जा जो है हमारे अंदर भी प्रज्वलित रहे और उसके कारण जो है हम ज्यादा से ज्यादा आपके लिए ऐसे लेक्चर्स लेके आए और आपका और हमारा दोनों का भला उससे। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ एन आइडियल गैस, इस पे प्रश्न आ गया। इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ ए गैस फिल्ड इन ए कंटेनर वुड लीड टू, अगर हम गैस के टेम्परेचर को बढ़ा दें, ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस केटीजी है और केटीजी के अलोंग हम बात कर रहे हैं, उसके एजम्पशंस के अलोंग बात कर रहे हैं, तो क्या होगा? डिक्रीज इन द इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, इंक्रीज इन इट्स मास, इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी और डिक्रीज इन इट्स प्रेशर। अब मैं आपको यहां पे दो खास बातें बताता हूं इसकी। जब हम इसकी बात करते हैं काइनेटिक थ्योरी के एजम्पशन की, तो यहां पे हम बात करते हैं इंटरनल एनर्जी की। इंटरनल एनर्जी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपके लिए यहां पे लेके आऊंगा, और वो महत्वपूर्ण बिंदु आपको मिलेगा ही नहीं कहीं, आपको मैं गारंटी देता हूं कि खोजने पे भी नहीं मिलेगा। और मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए बार बार कह रहा हूं कि कंप्लीट लेक्चर के साथ रहिए, ऐसा बिंदु लेके आपके लिए आया हूं कि आपको आपकी अगर हॉबी का किसी बुक में तो ध्यान नहीं गया होगा। इसके पास दो टाइप की एनर्जी होती है इंटरनल, एक तो होती है काइनेटिक और एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जब भी आप किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पार्टिकल्स जो है वाइब्रेशन की स्पीड बढ़ जाएगी, वाइब्रेशन की स्पीड बढ़ेगी तो वेलोसिटी बढ़ेगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो टेम्परेचर के बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, इसके ऊपर अफेक्ट होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन तो हो गया सी, ये तो ऑप्शन हो गया। फिर इसके अलावा मैं आपको बता दूं, बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी उसकी मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन के कारण होती है, यानी कि वो पार्टिकल कितनी दूरी पे प्रेजेंट है, उनके बीच की डिस्टेंस क्या है, उस कॉन्फ़िगरेशन के कारण। और मैं आपको एक बात बताऊं, अगर ये आइडियल गैस होती, बिल्कुल एग्जैक्टली आइडियल गैस होती, तो हम कहते हैं कि एक भी पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर कोई फोर्स नहीं अप्लाई करा, मतलब उनके ऊपर फोर्स क्या है, जीरो है, ना कोई प्रेशर है ना कोई फोर्स है। आइडियल गैस की एजम्पशन यही होती है कि एक पार्टिकल गैस का दूसरे पार्टिकल के ऊपर ना तो कोई फोर्स लगाएगा, ना कोई प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ना कंटेनर की वॉल पे, ना और कहीं। ये आइडियल गैस है। तो आइडियल गैस के केस में केवल काइनेटिक एनर्जी होती है ड्यू टू वाइब्रेशन, पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। बट हमारे पास कोई भी आइडियल गैस की सिचुएशन नहीं है, सारी की सारी रियल गैस की सिचुएशन है। तो रियल गैस के केस में जो है दोनों की दोनों एनर्जी आपके पास होती है। तो मैं यहां पे जो बिंदु आपको बता रहा था वो यही है कि आइडियल गैस के केस में इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है, केवल इंटरनल काइनेटिक एनर्जी होती है। पर ये जो फार्मूला आपके सामने है ये केवल रियल गैस का है। दूसरी बात, जैसे कि टेम्परेचर हमेशा इंटरनल एनर्जी का फंक्शन होता है, ये कल थर्मोडायनामिक्स के लेक्चर में आपको बताया था, ऊपर लिंक भी मिल जाएगा, मैं डाल दूंगा, और कंप्लीट ये जो है प्लेलिस्ट भी मैंने बना रखी है, तो वहां पे उसी प्रकार अगर हम बात करते हैं, तो अगर यहां पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो टेम्परेचर का फंक्शन है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो उनके वाइब्रेशन की स्पीड बढ़ेगी, और स्पीड बढ़ेगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट व्हाट टेम्परेचर, किस टेम्परेचर के ऊपर विल द आरएमएस स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बिकम जस्ट सफिशिएंट फॉर एस्केपिंग फ्रॉम द अर्थ एटमॉस्फेयर। आरएमएस स्पीड, अब देखिए अगर हम आरएमएस स्पीड का फार्मूला लें तो आरएमएस स्पीड दैट इज वी आर एम एस, आरएमएस स्पीड इसका फार्मूला होता है दैट इज 3 इंटू के बी टी डिवाइडेड बाय में स्मॉल एम, इस प्रकार। अब यहां पे भी एक फर्क है, यही आरएमएस स्पीड का फार्मूला होगा क्या, दैट इज 3 आर टी डिवाइडेड बाय में कैपिटल है। याद रखना भाई, जब आपके पास गैस कांस्टेंट आता तो नीचे बड़ा एम आता है जिसको हम कहते हैं मोलिकुलर मास, और जब आपके पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आता है तो आपके पास आता है स्मॉल एम आता है। इसलिए क्योंकि आपको पहले ही पता है कि आर बाय एन ए की वैल्यू किसके बराबर होती है, के इंटू बी। ठीक है, तो अगर मैं इस के बी की जगह आर बाय एन ए लिखूं तो नीचे क्या बनेगा, नीचे बनेगा एम इंटू एन ए, और इस एम इंटू एन ए को हम क्या कहते हैं, मोलिकुलर मास कहते हैं, आपको पहले ही बताया, कैपिटल एम कहते हैं, तो वो कैपिटल एम में चेंज हो जाता है। ये दोनों फार्मूले भी आपको पता होने चाहिए ताकि आप इसमें पजल ना हो। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको इस फार्मूले का ज्ञान अच्छे से होना चाहिए कि दैट इज कैपिटल एम। ठीक है, ये सारी बातें वो हैं जो आपके लिए क्रिटिकल हैं, जो आपके लिए जरूरी है। मैं ऐसे ही कोई भी बात आपको नहीं बता रहा हूं क्योंकि आपको ये एग्जाम में हेल्प करेंगी, और जब एग्जाम आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि ये सारी बातें मैंने आपको बता रखी है।
अब at what temperature RMS speed of oxygen molecule become just sufficient for escaping from the earth। मतलब यहां पे एस्केप वेलोसिटी की बात कर रहा है और अर्थ की एस्केप वेलोसिटी होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड ये होती है। अगर मीटर पर सेकेंड में चेंज करोगे तो 11,200 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये आपको याद होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। और एस्केप वेलोसिटी ऑफ मून की भी पता होनी चाहिए, बहुत बार पूछी गई, 2.31 किलोमीटर पर सेकेंड ये पूछ ली गई है, ये मून की पता होनी चाहिए आपको। और ये किसकी है? अर्थ की है एस्केप वेलोसिटी। ये किसकी है? मून की है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि वो फैक्ट आप कॉपी पेन साथ रखिए, लिखते रहिए, ये फैक्ट आपको काम आएंगे, ये फैक्ट सारे। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना, क्या है, आपको सिर्फ इतना करना है, जस्ट आपको इतना करना है कि इसकी जगह तो आप रख दीजिए 11,200। अब यहां पे क्या रख दीजिए, 3 गुणा में, ये पूरा अंडर द रूट रहेगा। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू आपको दे रखी है, दैट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.38 इंटू 10⁻⁻23 और मल्टीप्लाई बाय कौन रहेगा? टेम्परेचर, जिसको आपको फाइंड आउट करना है, टी को। और मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन दे रखा है, दैट इज 2.76 इंटू 10⁻⁻26 किलोग्राम। ठीक है, इसको सोल्व करके आपको टी की वैल्यू निकालनी और कुछ नहीं करना। स्क्वायर अप कीजिए 11,200 का स्क्वायर और इससे क्या कर दीजिए, डिवाइड और मल्टीप्लाई, आपके पास टी की वैल्यू आ जाएगी और वही आपका उत्तर है। आपको जस्ट सोल्व करना है, सोल्व करके इसका उत्तर निकालना है। इस तरह से आपको फार्मूले बता दिए, सारी चीजें। अगर सोल्व करने बैठूंगा तो टाइम वेस्ट होगा, लंबा वीडियो होगा, आपके पास इतना टाइम है नहीं। Next question. The molecules of a given mass of gas have RMS velocity. Molecules of a given mass of gas have RMS velocity. उनकी RMS जो वेलोसिटी है वो दे रखी है, दैट इज 200 मीटर पर सेकेंड के बराबर एट 27 डिग्री सेल्सियस। कितने टेम्परेचर पे? 27। अगर इसमें 273 में ऐड करूं तो इट कम्स आउट टू बी 300 केल्विन, इसके ऊपर दे रखी है। एंड प्रेशर इज 1 into 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर व्हेन इट्स टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द गैस आर रिस्पेक्टिवली। अगर इसी को टेम्परेचर को 127 कर दिया जाए और इसमें 273 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 400 केल्विन के बराबर। ठीक है, एंड प्रेशर को कर दिया जाए 0.05 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, द आरएमएस वेलोसिटी। अभी अभी आपको आरएमएस वेलोसिटी के बारे में आपको बताया है। आरएमएस वेलोसिटी ए मॉलिक्यूल ऑफ गिवन मास ऑफ गैस, गिवन मास ऑफ गैस उन्होंने बोल दिया तो ये हो जाएगा, अभी तक हमने बताया फार्मूला, दैट इज 3 इंटू के बी टी डिवाइडेड बाय में एम, इस प्रकार। ठीक है, ये आरएमएस वेलोसिटी है। अब आरएमएस वेलोसिटी फंक्शन किसका है? टोटली टेम्परेचर का, क्योंकि ये सारी चीजें किसके ऊपर डिपेंड, तो सारी चीजें किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे। अब यहां प्रेशर का कोई फंक्शन नहीं है, केवल प्रेशर को आपको दिया गया है पजल करने के लिए, ये प्रेशर, इसका कोई इफेक्ट नहीं, क्योंकि अगर आप प्रेशर लेके आओगे तो टेम्परेचर गायब और टेम्परेचर लेके आओगे तो प्रेशर। मतलब यहां से अगर हमें पता चला तो ये आरएमएस वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T है। ठीक है, अब पहली आरएमएस वेलोसिटी v1 डिवाइडेड बाय में v2 इज इक्वल टू अंडर द रूट T1 बाय T2, इस प्रकार हो जाएगी। तो T1 बाय T2, अब देखिए क्या होगा, अंडर द रूट T1 टेम्परेचर, T1 हमने क्या निकाला था? 300 केल्विन, दैट इज 300 डिवाइडेड बाय T2 कितना कर लिया? T2 हमारे पास आ गया 400 केल्विन डिवाइडेड बाय 400 और ऊपर हो जाएगा 200 और डिवाइडेड बाय हो जाएगा V2। इस तरह से आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? V2 की वैल्यू निकालनी है। और V2 की वैल्यू निकालने के लिए ये हो गया यहां से कैंसिल, तो ये हो जाएगा 200 इंटू में √4/3 इज इक्वल टू V2, इस प्रकार से। ठीक है, तो आप इसको सोल्व कर सकते हो। यहां ऑप्शन अलग अलग तरीके से दे रखा है, इन पे आपको जाने की जरूरत नहीं है। आपको जस्ट यहां से V2 के लिए सोल्व करना है, 200 मल्टीप्लाई बाय √4/3 के बराबर। इस तरह से आपका जो है ऑप्शन आ जाएंगे 200 मल्टीप्लाई बाय √4/3, तो 400 बटे √3। इसको और भी सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखा जा सकता है
क्योंकि रूट 4 को 2 और इसका 3, दैट इज इक्वल टू V2। ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इन ए वेसल द गैस इज एट प्रेशर P। किसी वेसल के अंदर जो गैस है वो P प्रेशर पे है। इफ मास ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल इज हैवल्ड एंड देयर स्पीड इज डबल्ड। सभी गैस के जो है मास को आधा कर दिया जाए और स्पीड को डबल कर दिया जाए, देन रिजल्टेंट प्रेशर विल बी। ये पूछ रहा है। द वेसल द गैस इज एट प्रेशर P के ऊपर है, एंड इफ द मास ऑफ मॉलिक्यूल इज हैवल्ड, यानी कि M को कर दिया जाए m/2 एंड देयर स्पीड इज डबल्ड, और V को कर दिया जाए 2V, देन रिजल्टेंट प्रेशर विल बी। तो रिजल्टेंट जो प्रेशर है उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, ये पूछना चाहता है। किसी भी वेसल के अंदर आपके पास क्या है कि गैस भरी हुई है, और उस गैस के अंदर ये बोल रहा है कि अगर मैं मास को आधा कर दूं और स्पीड को डबल कर दूं तो उसके प्रेशर पे क्या फर्क पड़ेगा। अब इसके प्रेशर के लिए आपके पास फार्मूला था, दैट इज P इज इक्वल टू 1/3 N इंटू M इंटू V का स्क्वायर। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में जब हम प्रेशर का रिलेशनशिप निकालते हैं, आपको ये रिलेशनशिप भी पता होगा, दैट इज 2/3 इंटू ई। ये रिलेशन भी आपको पता होगा कि प्रेशर और एनर्जी के बीच क्या रिलेशन होता है, 2/3 इंटू ई के बराबर, वो यहीं से आता है, ठीक है। ये हमने रखा 1/3 NM इंटू वी स्क्वायर। ये जो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का बेसिक कंसेप्ट है NM इंटू वी का स्क्वायर, और पर यूनिट वॉल्यूम हमने ले रखा है। अगर हम इस N इंटू एम को कैपिटल M कर दें तो ये बनेगा दैट इज 1/3 M इंटू वी एवरेज का स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड भी कर सकता हूं। अब ये जो बचा हाफ mv स्क्वायर, ये आपके पास क्या बन गई, काइनेटिक एनर्जी। तो ये आ गया 2/3 इंटू ई। इस तरह से हमने इसको किया है। पर अभी हमें इसका काम नहीं है, केवल आपको जस्ट बताने के लिए आपको ये बताया गया है कि आपके सामने जो ये बातें हैं, ये भी आपके प्रेशर का फार्मूला होता है 2/3, और ये भी आपके प्रेशर का फार्मूला है। अब ये प्रेशर का फार्मूला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम के और वी स्क्वायर के कर रहा है। उसने कहा मास को आधा कर दो, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m/2 कर दिया, ठीक है। वेलोसिटी को डबल कर दो तो 2 गुणा कर दिया, तो 2v का स्क्वायर हो गया। तो यहां पे क्या बना, दैट इज m/2 इज इक्वल टू में 4v स्क्वायर। तो 2 से कैंसिल आउट होके कितने मल्टीप्लायर में आ गया, 2 मल्टीप्लायर में आ गया। यहां पे तो कुछ नहीं था ना, देखो यहां था mv स्क्वायर, वहां आ गया क्या 2mv स्क्वायर, मतलब कितने गुना हो गया, 2 गुना हो गया। मतलब प्रेशर कितने गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो इस प्रकार प्रेशर कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। इस फार्मूले से ये आंसर आएगा। नेक्स्ट, at 0 Kelvin which of the following property of gas will be 0? वाइब्रेशनल एनर्जी, डेंसिटी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंटरनल काइनेटिक एनर्जी डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, टेम्परेचर घटता है तो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी घटती है। अब टेम्परेचर इतना माइनस में आ गया, मतलब 0 केल्विन का मतलब क्या होता है, 0 केल्विन का मतलब होता है माइनस का 273 डिग्री सेल्सियस, यही। और इसी 0 केल्विन का नाम होता है एब्सोल्यूट जीरो। दूसरा नाम एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो के ऊपर मोलिकुलर मोशन भी स्टॉप हो जाती है। जो मोलिकुलर मोशन है वो स्टॉप हो जाती है, मोलिकुलर मोशन स्टॉप। अगर उसकी मोलिकुलर मोशन स्टॉप हो गई है, मोलिकुलर मोशन स्टॉप हो गई है, तो इसका मतलब वो पार्टिकल वाइब्रेट नहीं कर रहे, पार्टिकल मूव नहीं कर रहे, मतलब वेलोसिटी जीरो है। अगर उसकी वेलोसिटी जीरो है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इसलिए उत्तर क्या रहेगा, काइनेटिक एनर्जी। तो क्योंकि मोलिकुलर मोशन स्टॉप हो गई, मोलिक्यूल वाइब्रेट नहीं कर रहे, अगर मोलिक्यूलर वाइब्रेट नहीं कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। अभी अभी ये क्वेश्चन करवा है कि रिलेशन बिटवीन द प्रेशर P एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द गैस, दैट इज P इज इक्वल टू 2/3। ये पहले वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा, P इज इक्वल टू 2/3 इंटू E के बराबर। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस,
एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर वाटर फ्रीजेस, लिक्विड हीलियम फ्रीजेस, मोलिकुलर मोशन स्टॉप्स, या फिर लिक्विड हाइड्रोजन फ्रीजेस। अभी आपको बताया कि 0 केल्विन या एब्सोल्यूट जीरो के ऊपर क्या होता है, मोलिकुलर मोशन क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। मोलिकुलर मोशन स्टॉप हो गई तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टोटली टेम्परेचर। इंटरनल काइनेटिक एनर्जी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो उसके कारण क्या होगा, उसके कारण ऐसा होगा कि उस जो सॉलिड जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिस गैस की हम बात कर रहे हैं, जिस गैस के मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, उसकी मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप हो जाएगी, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इस प्रकार ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको बार बार आप ध्यान देके पढ़ लें। एट कांस्टेंट वॉल्यूम, आपकी बार क्या कह रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहा है। टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, देन कोलिजन ऑन द वॉल बी लेस, नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम विल इंक्रीज, कोलिजन विल बी इन स्ट्रेट लाइन और कोलिजन विल नॉट चेंज। क्या कह रहा है कि अगर एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए, वॉल्यूम कांस्टेंट रख दिया बट टेम्परेचर को बढ़ा दिया। अब वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है मतलब क्या, इस बात को समझिए, एक कंटेनर है, इस कंटेनर का वॉल्यूम इतना, टेम्परेचर बढ़ा दिया, जो अंदर इसके पार्टिकल हैं, टेम्परेचर बढ़ते ही उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इसी का फंक्शन होते हैं। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वो एक दूसरे से जो टकराने की फ्रीक्वेंसी है वो भी बढ़ जाएगी। पहले वो कम टकरा रहे थे, अब ज्यादा कब टकराएंगे, तो नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम विल इंक्रीज, जो है हो जाएंगे उसके। तो इसका मतलब क्या होगा, उत्तर आ जाएगा बी, बी वाला आंसर ये हो जाएगा, नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम विल इंक्रीज। क्योंकि अगर वॉल्यूम बढ़ा देता इसका, मान लो इतना वॉल्यूम कर देता, तो इन पार्टिकल्स को आगे जाने का स्पेस मिल जाता, आगे जाने का स्पेस मिल जाता, तो हो सकता है कि कोलिजन की फ्रीक्वेंसी ना बढ़े, नंबर ऑफ कोलिजन ना बढ़े। बट उसी वॉल्यूम के अंदर टेम्परेचर को बढ़ा रहा है, तो नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी की बात कर रहा है, और इसके ऊपर हमें जो है इसको मैं एक ही स्लाइड के ऊपर लेके आता हूं, ये रहा। दैट इज लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी पे क्वेश्चन है, और ये टॉपिक भी आपके अब की बार सिलेबस में उन्होंने डाल रखा है, इसलिए सारे वो क्वेश्चन मैं ले रहा हूं जो आपके सिलेबस में है। मैच द कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड एंड चूज द करेक्ट जो मैच ऑफ द गिवन चॉइस कॉलम फर्स्ट। रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल, रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो गैस मॉलिक्यूल की होती है वो किसके बराबर होती है, रूट 3RT/m। यहां पे आएगा रूट 3RT/m के बराबर। तो ए वाले ऑप्शन का उत्तर हो गया, यहां लिखता जाता हूं मैं, ए वाले ऑप्शन का उत्तर हो गया क्यू, क्यू वाला रूट 3RT/m। दैट इज रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल। मैंने आपको दो टर्म में बताया था, एक तो बताया था दैट इज 3kBT डिवाइडेड बाय स्मॉल m, तो आएगा ये, और कैपिटल m आएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा, r चेंज हो जाएगा। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस, अब बात कर रहा है कि जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है गैस के द्वारा वो कितना होता है, 1/3 nmv²। ये एवरेज वाला है भैया, एवरेज लगाते हैं ना ऐसे एवरेज के लिए, तो एवरेज वाला है ये। तो हमारे पास बी का उत्तर हो जाएगा पी, बी का उत्तर। अभी अभी इस फार्मूले पे भी हम क्वेश्चन करके आए जहां मास को आधा किया था और वेलोसिटी को डबल किया था, तो प्रेशर 2 टाइम्स हो गया था, तो वही है ये। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा है, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल कितनी होती है, 3/2 kBT के बराबर होती है। तो 3/2 kBT के बराबर होती है, तो सी का फार्मूला हो गया आंसर एस। टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ डायटोमिक गैस, देख लीजिए डायटोमिक गैस की बात कर रहा हूं, और इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होती है, दैट इज F/2 इंटू R इंटू टी। ये होते हैं किसका फार्मूला, यूवी का, और इसी को सीवी में बदलना है तो हम करते हैं du डिवाइडेड बाय में dt। अगर इसको u को टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं तो यही फार्मूला चेंज हो जाता है F/2 इंटू R, जो पिछली यूनिट के अंदर फ्रीक्वेंटली यूज करके आए हैं हम।
आपको याद दिला दूं, F/2 RTU इंटरनल एनर्जी का फार्मूला है। इसको टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं तो CV बन जाएगा, जो बनेगा F/2 R के बराबर। तो बचा हुआ जो डी ऑप्शन है उसका उत्तर हो जाएगा R। तो डी का उत्तर क्या हो जाएगा? R। कौन सा मैच कर रहा है? ए का R गलत, क्योंकि ए का तो क्यू आना चाहिए। ए का R इसमें भी गलत, ए का क्यू, बी का R, पर बी का तो पी आना चाहिए, तो ये भी गलत। डी वाला उत्तर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए भाई, द एवरेज थर्मल एनर्जी फॉर ए मोनोएटॉमिक गैस इज, एवरेज थर्मल एनर्जी ऑफ मोनोएटॉमिक गैस इज kB इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड T इज टेम्परेचर। एवरेज थर्मल एनर्जी ऑफ जो है गैस की बतानी है, तो आपके पता होगा कि मोनोएटॉमिक गैस के लिए होती है 3/2 इंटू kB T के बराबर, इस प्रकार मोनोएटॉमिक गैस के लिए। ठीक है, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आता, तब यहां पे भी एक चेंज है। यही एनर्जी मोनोएटॉमिक गैस की 3/2 RT के बराबर भी हो सकती है। तो कैसे पता चलेगा? ये होती है पर मोल के लिए, अगर वो बात करें किसके लिए? पर मोल। और ये किसके लिए होती है? पर मोलिक्यूल के लिए, पर मोलिक्यूल के लिए। ठीक है, ये दो बातें। तो ये इसको इसकी टर्म में दे रखा, केबीटी की टर्म में ऑप्शन, तो इन दोनों में कोई हमारे पास जो है उलझन की बात ही नहीं। पर मैंने बताया इसलिए क्योंकि ये कहीं पे आपको उलझा सकते हैं। अगर आपके सामने आर आता है तो ये पर मोल है, और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आता है तो पर मोलिक्यूल है। आप इसको याद रखने का तरीका ऐसे रख लीजिए, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एक लंबी स्पेलिंग है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो मोलिक्यूल भी लंबी स्पेलिंग है, तो इसलिए उसके साथ मैच करेगा। और मोल छोटी स्पेलिंग है, गैस कांस्टेंट बोल्ट्जमैन कांस्टेंट से तो छोटा है, इसलिए हमारे पास जैसे बोल्ट्जमैन बड़ा है, गैस छोटी है, तो गैस के लिए छोटे वाला मोल और मॉलिक्यूल्स के लिए बड़े वाला बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इस तरह से। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, 3/2 kBT। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए ट्राई एटॉमिक गैस। ट्राई एटॉमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात कर रहा है। तो ट्राई एटॉमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम होते 6, 3 तो होते हैं ट्रांसलेशनल, याद रखना भाई, ट्रांसलेशनल। अब आपसे अलग अलग भी पूछ सकता है, अब आपसे ऐसे पूछ सकता है, और 3 होते हैं रोटेशनल। और वाइब्रेशनल हाई टेम्परेचर पे जो है एक्टिवेट हो जाते हैं, लो टेम्परेचर पे नहीं। अब जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन का बनने लगा है आजकल, जो क्वेश्चन पूछने लगा है, वो ऐसे नहीं पूछता कि ट्राइएटॉमिक गैस के कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है, वो कहेंगे ट्राइएटॉमिक गैस के अंदर जो है रोटेशनल के कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ट्रांसलेशनल के कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अगर हाई टेम्परेचर होता तो इसके 2 वाइब्रेशनल और ऐड हो जाते हाई टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे ऐड होते हैं वाइब्रेशनल, लो टेम्परेचर पे नहीं। अगर आप मोनो एटॉमिक की बात करते हो तो मोनो एटॉमिक के पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इसको हम डिनोट करते हैं एफ से, एफ इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। और तीनों के तीनों कौन से हैं? ट्रांसलेशनल है भाई, तीनों के तीनों कौन से हैं? ट्रांसलेशनल है। अगर हम यहीं पे बात करते हैं डाई एटॉमिक की, तो डाई एटॉमिक के पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो है 5। 5 के अंदर क्या है? 3 जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो तो आपके हो गए ट्रांसलेशनल, और 2 जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो हो गए वाइब्रेशनल, इस प्रकार से। तो आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए। ठीक है भाई, यहां पे ये रख दिया हमने वाइब्रेशनल नहीं, रोटेशनल, रोटेशनल याद रखना भाई। फिर वही बात, हाई टेम्परेचर आएगा तो ये दो दो इनमें ऐड हो जाएंगे, वाइब्रेशनल वाले हैं, हाई टेम्परेचर पे एक्टिवेट होते हैं, लो टेम्परेचर पे एक्टिवेट नहीं होते। कुछ एग्जांपल ऐसे हैं जैसे क्लोरीन, क्लोरीन ऐसा है जो रूम टेम्परेचर पे भी वाइब्रेशनल मोड में आ जाता है, रूम टेम्परेचर पे भी वाइब्रेशनल मोड को एक्टिवेट कर लेता है। ठीक है भाई, और ये किस में होता है? क्लोरीन में, केवल और केवल क्लोरीन के अंदर। क्लोरीन के अंदर
रूम टेम्परेचर पे भी वाइब्रेशनल मोड एक्टिवेट हो जाता है, सभी में नहीं होता, क्लोरीन इसका एग्जांपल है। और हाई टेम्परेचर पे वाइब्रेशनल मोड, नहीं तो मोनोएटॉमिक में 3 ट्रांसलेशनल और डायटोमिक में 5 होते हैं, 3 ट्रांसलेशनल 2 रोटेशनल, और ट्राइएटोमिक के 3 ट्रांसलेशनल और 3 रोटेशनल होते हैं। तो आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आप कंप्लीट लेक्चर को देखोगे तो आपको अवश्य ही फायदा होगा और आपको पता चलेगा कि किस हिसाब से कैसे जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपके सामने प्रस्तुत है, द नंबर ऑफ ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखिए ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ डायटोमिक गैस, ट्रांसलेशनल आ गया, अभी अभी बताया था 3 तो क्या होते हैं, ट्रांसलेशनल होते हैं आपके सामने, और 2 क्या बताया था, रोटेशनल होते हैं। और हाई टेम्परेचर पे कौन सा मोड एक्टिवेट हो जाता है, वाइब्रेशनल, और फिर कितने और बढ़ जाते हैं, 2 और बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा ट्रांसलेशनल के 3 होते हैं, बी वाला उत्तर होगा। ठीक, तो मैं बार बार जो क्वेश्चन बता रहा हूं उसी तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम के अंदर भी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पॉली एटॉमिक गैस विद n डिग्री ऑफ फ्रीडम। कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम, n डिग्री, जिसको हम f बोलते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम को किससे डिनोट करते हैं, f से। बल ये कह रहा है कि n से डिनोट करो, कोई बात नहीं, हम कह दे कि f की वैल्यू क्या आ गई, n आ गई है। हैज मीन एनर्जी पर मोलिक्यूल, अब देखिए पर मोलिक्यूल की बात कर रहा है, पर मोलिक्यूल्स में कौन आता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आता है, ये ऐसे है भाई, बटे में है ये सारे ऐसे। और मैंने पहले ही बताया था कि हमारे पास जो पर मोलिक्यूल वर्ड आता है और किस में आता है, जब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट लेते हैं तो, और पर मोल किस में आता है, जब गैस कांस्टेंट लेते हैं। तो n डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो हमारे पास फार्मूला होता है F बाय में 2 इंटू के इंटू बी इंटू टी, इस तरह से होता है पॉली एटॉमिक गैस। उसके पास कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है, F की वैल्यू क्या है, n है, तो n बाय में 2 इंटू के बी टी, ये हो जाएगा। मिला लो ऑप्शन, n के टी बाय n गलत, n के टी बाई 2 n गलत, n के टी बाई 2 देख लो, n के टी बाई 2, ये ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। नेक्स्ट है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पे क्वेश्चन है अगला, क्या कह रहा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, द वैल्यू ऑफ गामा, गामा की वैल्यू आपको दे रखी है, दैट इज सीपी डिवाइडेड बाय सीवी, इस तरह से सीपी बाय सीवी। फॉर हाइड्रोजन, पहला कौन सा ले लिया, हाइड्रोजन, दूसरा कौन सा ले लिया, हीलियम, एंड अनदर आइडियल डायटोमिक गैस, कोई भी डायटोमिक गैस ले ली, डायटोमिक गैस एक्स, ठीक है, हुज मॉलिक्यूल्स आर रिजिड बट हैव एडिशनल वाइब्रेशनल मोड। मतलब हमने डायटोमिक तो हाइड्रोजन भी है, हीलियम मोनोएटॉमिक है, और डायटोमिक गैस जिसका नाम इन्होंने क्या रख दिया, एक्स रख दिया, पर इसका वाइब्रेशनल मोड एक्टिवेट है। कह रहा है कि इसका वाइब्रेशनल मोड क्या है, एक्टिवेट है। अगर इसका वाइब्रेशनल मोड एक्टिवेट है तो इसके पास एडिशन में 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, आर रिस्पेक्टिवली। अब गामा की वैल्यू सीपी बाय सीवी की बात कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये डायटोमिक गैस है, और डायटोमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू होती है 7/5। मोनोएटॉमिक गैस के लिए जो इसकी वैल्यू होती है, वो जो आपके सामने मैं बताऊं तो वो वैल्यू होती है 5/3, ठीक है। और 7/5 में अब ऐड हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 9/5, ठीक है। इस प्रकार सभी को मैं बता दूं कि सीवी होता है एफ बाय में 2 इंटू आर। अब डायटोमिक के डिग्री ऑफ फ्रीडम है 5, तो यहां पे लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 5/2 इंटू आर, ये सीवी। अब सीपी निकालना है तो फार्मूला है सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, तो सीपी सीवी उस तरफ जाएगा तो ये आएगा, तो ये हो जाएगा आर प्लस सीवी, ठीक है। ये इस तरफ जाएगा तो आर प्लस सीवी, तो सीपी यहां पे हो जाएगा आर प्लस सीवी कितना है, 5/2 इंटू आर। तो इसको सोल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 7/2 इंटू आर। अब गामा निकालो सीपी बाय सीवी, तो 7/2 इंटू आर, और सीवी की वैल्यू थी 5/2 इंटू आर, ठीक है, इस तरह से। तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, कितना हो जाएगा, 7/5 हो जाएगा, ठीक है। तो 7/5 हो जाएगा इसके लिए, 5/3 हो जाएगा इसके लिए। पर अब डायटोमिक गैस ही है, होना तो 7/5 था, पर उन्होंने कहा कि एडिशनल वाइब्रेशनल मोड आ गया, इसलिए वो कितना हो गया, 9/5 हो गया। तो 7/5, 5/3 और 9/7, नहीं भाई 9/7 नहीं भाई,
9/7 नहीं है, 9/7। हाँ भाई, 2 बढ़ेगा, 2 बढ़ेगा तो 2 बढ़ेगा तो यहां आएगा 9/7, 9/7। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो वाइब्रेशनल मोड है वो तो सभी में ऐड होगा ना, सीवी में भी ऐड होगा और सीपी में भी ऐड होगा, क्योंकि वाइब्रेशनल मोड में अब जो सीवी की वैल्यू है वो क्या बन जाएगी, दैट इज सीवी इज इक्वल टू F/2 इंटू आर। अब उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए 7, क्योंकि 5 तो होते हैं डायटोमिक गैस के पास, 5 तो होते हैं 2 वाइब्रेशनल के, तो 7, तो 7/2 आर। इसी में सीपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब r प्लस 7/2 आर, देखिए r प्लस 7/2 आर तो कितना हो जाएगा, दैट इज 9/2 इंटू आर, ऐसे ऐड हो जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे सीपी को सीवी से, तो 9/7 आएगा, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए वाला। चेक करना बहुत जरूरी है, बिना चेक करे कोई भी उत्तर हम नहीं दे सकते, अच्छे से उसको जांच के और फिर हम उसका आपको आंसर प्रोवाइड करेंगे। ए गैस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 2 मोल ऑफ O2, यानी कि उसके 2 मोल तो हैं किसके, O2 के, और 4 मोल किसके हैं भाई, 4 मोल हैं आर्गन के, Ar के, एट टेम्परेचर T। नेग्लेक्टिंग ऑल वाइब्रेशनल मोड, द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज, टोटल इंटरनल एनर्जी की बात करना है, U की क्या होगी, इस प्रकार। अब देखिए इंटरनल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, दैट इज N इंटू एफ डिवाइडेड बाय में 2 इंटू आर इंटू टी, यही तो होता है F/2RT। अब N मोल है तो N का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब एक में क्या दे रहा है, N की वैल्यू O2 के लिए कितनी, 2, मल्टीप्लाई बाय, अब डिग्री ऑफ फ्रीडम F है और वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल डायटोमिक के लिए कितने होते हैं, 5, और बटे में 2 इंटू आर इंटू टी, ये इससे कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, दैट इज 5R इंटू टी। ये हो गया। अब बात हम किसके लिए करते हैं, आर्गन के लिए, ये तो किसके लिए थी, O2 के लिए। अब हम आगे बढ़ेंगे किसके लिए, आर्गन के लिए। अगर हम यही आर्गन के लिए ले तो आर्गन के लिए N की वैल्यू अगला बोल रहा है कितनी, 4 बटे में 2, और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे उसके लिए, 3, क्योंकि आर्गन इज मोनोटोमिक गैस, और मोनोटोमिक गैस के डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे, 3 होंगे, इंटू में R इंटू टी, ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये होगा 6R इंटू टी के बराबर। ठीक है, 6RT। अब दोनों को ऐड कर दो, टोटल किस किसके हो जाएंगे, O2 के और प्लस में किसके, आर्गन के। ठीक है, अब O2 के कितने हो जाएंगे, 5RT, ये लिख रखा, और इसके कितने हो जाएंगे, 6RT, तो टोटल कितने बन गए, 11RT, ये रहा, दैट इज 11RT। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 11RT हो जाएंगे टोटल जो इंटरनल एनर्जी होंगे। इस प्रकार आपने क्या किया, 2 मोल है उसके कोरस्पॉन्डिंग इंटरनल एनर्जी निकाली, उसका फार्मूला आपको बार बार मैंने बता रखा है। इसी प्रकार आर्गन के कोरस्पॉन्डिंग निकाली और दोनों के मिक्सचर को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, आपके पास उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, देखिए, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ हीलियम, यानी कि 1 ग्राम ऑफ हीलियम एट एनटीपी फ्रॉम T1 टू T2, यानी कि T1 से T2 तक, ये पूछ रहा है। हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट की बात कर रहा है। जब हम कह रहे हैं कि हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी और ये सारा काम कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है और उसके ऊपर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, देखिए द एनटीपी की बात करा, बस टेम्परेचर को चेंज किया है और किसी को चेंज नहीं किया, बस टेम्परेचर को ही चेंज किया है, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट। और आपको पता है Q इज इक्वल टू U प्लस dV, W थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और आपका वर्क डन जीरो होता है किस प्रोसेस में, आइसोकोरिक प्रोसेस में, ये आपको भी पता है, इसलिए आपके पास Q किसके बराबर हो गया, U के बराबर हो गया। और इंटरनल एनर्जी के लिए हमेशा फार्मूला लिखा जाता है NCV डेल्टा T, ये भी आपको पता होगा, मैंने पहले ही आपको थर्मोडायनामिक्स के चैप्टर में बता दिया था, यहां फिर से रिपीट कर रहा हूं कि इंटरनल एनर्जी के फार्मूले में हमेशा CV आता है और कोई टर्म नहीं आती, हमेशा CV आएगा, आपको ये गांठ बांध लीजिए, इसके अलावा CP कभी नहीं आएगा। जहां भी आपको U का फार्मूला लिखना हो वहां हमेशा CV ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। अब देखिए, अब चेंज इन टेम्परेचर तो आपको पता चल गया, दैट इज डेल्टा T इज इक्वल टू T2 माइनस T1, ये हो जाएगा। N की वैल्यू आपको निकालनी है, हीलियम है, अब हीलियम का एटॉमिक मोलिकुलर मास क्या होता है, 4 होता है, हीलियम का 2 एटॉमिक नंबर 4 मोलिकुलर मास,
तो इसके लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4, n की वैल्यू नंबर ऑफ मोल्स निकाल ली। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, दैट इज Q इज इक्वल टू n की वैल्यू होगी 1/4। अब CV क्या है, CV आपके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम के हिसाब से CV की वैल्यू आप क्या लिखोगे, F/2 इंटू में R, और चेंज इन टेम्परेचर दैट इज T2 माइनस T1। अब हीलियम एक मोनोएटॉमिक गैस है, इसलिए उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो 4 दूनी 8 और ऊपर 3 है, तो ये कितना बन जाएगा, दैट इज 3 डिवाइडेड बाय 8 इंटू R एंड T2 माइनस T1, इस प्रकार। ठीक है, तो ये हो जाएगा, और R को चेंज कर सकते हो, क्योंकि R डिवाइडेड बाय में Na किसके बराबर होते हैं, K के बराबर। अगर R की वैल्यू रखोगे तो कितना हो जाएगा, K मल्टीप्लाई बाय Na, ऐसे। तो इस R की जगह आप क्या लिख सकते हो, K मल्टीप्लाई बाय Na। ठीक, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 3/8, तो ये रहा 3/8 Na KB T2 माइनस T1, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से आप ये भी चेंज कर सकते हो, सारी बातें आपको सिखा रखी है, कोई बड़ी बात नहीं है इन सबको चेंज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इज 7/2R। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर मतलब Cp की वैल्यू दे रखी है 7/2 इंटू R, ये दे रखी है। एंड द रेशो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब गामा की वैल्यू पूछ रहा है, किसकी वैल्यू पूछ रहा है, गामा की, यही तो पूछ रहा है, Cp/Cv। अब इसने क्या पजल करना चाहता, बस मेयर फार्मूला आपको याद होना चाहिए, कुछ नहीं है। R आपको Cp पता है, Cv निकाल लो, क्योंकि गामा की वैल्यू क्या होती है, Cp/Cv। एक व्यक्ति 7/2 को देखते ही कुछ बातें समझ जाता है कि ये आपकी डायटोमिक गैस है, ये आपकी कौन सी गैस है, डायटोमिक, और डायटोमिक गैस के लिए उत्तर होता है 7/5। फिर भी मैं आपको निकालना सिखा देता हूं, ये इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ आएगा, तो -R इज इक्वल टू Cv, ये है 7/2 इंटू R, और इसमें से क्या माइनस हो जाएगा, R माइनस हो जाएगा। 7/2 R में से R माइनस होगा, तो इसमें से माइनस कीजिए, माइनस करोगे तो ये हो जाएगा, दैट इज 5/2 इंटू R दैट इज इक्वल टू Cv। अब गामा निकालने के लिए Cp/Cv मतलब 7/2 इंटू R, और ये 5/2 इंटू R, ये कैंसिल आउट, तो कितना उत्तर आ गया, 7/5। ठीक है, वैसे इस क्वेश्चन में कुछ जरूरत नहीं थी, Cp की वैल्यू को देखते ही पता चल जाता है कि ये आपके पास डायटोमिक गैस है, और डायटोमिक गैस का गामा होता है 7/5। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू फाइंड आउट द डिग्री ऑफ फ्रीडम द एक्सप्रेशन इज, एक्सप्रेशन की बात कर रहा है डिग्री ऑफ फ्रीडम को फाइंड आउट करने के लिए। इसके लिए आपको मैं बता दूं, गामा जो होता है वो होता है 1+2/f, इस प्रकार। ठीक है, ये साइन हट जाता है कई बार टाइपिंग में। ठीक है, इस रिलेशन की बात करते तो आपको ये भी पता होगा Cp-Cv इज इक्वल टू R का। ठीक है, अब Cp-Cv का पता है, तो Cv का आपको पता है होता है F/2 इंटू R। ठीक है, और इससे अगर मैं Cp निकालूं तो ये हो जाएगा R प्लस में Cv, ऐसे, क्योंकि इसको इस तरफ लेंगे तो प्लस का, और Cv की वैल्यू यहां रख दो, दैट इज R प्लस में Cv की वैल्यू कितनी रखी, दैट इज F/2 इंटू R। दोनों जगह से R को कॉमन ले लिया, तो Cp हो जाएगा R कॉमन, दैट इज 1+F/2, इस तरह से। ठीक है, ये हो जाएगा Cp। अब हमें क्या निकालना, गामा। गामा क्या हो जाएगा, Cp/Cv। अब Cp/Cv कौन होता है, गामा होता है। अब Cp की वैल्यू आपके पास कितनी है, ये रही, R इंटू 1+F डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाय में Cv की वैल्यू कौन है, F/2 इंटू R। R से R कैंसिल। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना, हालांकि ये आपको फार्मूला डायरेक्ट याद होना चाहिए, पर मैं आपको ये डिराइव करना सिखा रहा हूं कि किसी वक्त आपको पेपर के टाइम पे वो भूल जाओ, और आसान पर्सन है, कैलकुलेशन सिर्फ जस्ट 20 सेकंड की है, आप स्पीड से भी कर सकते हो। तो इसको आप आगे करोगे, दैट इज गामा इज इक्वल टू, यहां से क्या हो जाएगा, देखो 2 को ले लिया एलसीएम, तो ये बनेगा 2+F डिवाइडेड बाय 2, और नीचे कौन है, दैट इज F/2, तो इस 2 से 2 कैंसिल, तो गामा कितना होगा, दैट इज 2/f प्लस में F/f। तो यहां से गामा निकालेंगे तो ये इससे कैंसिल, तो ये बनेगा 2/f प्लस 1, देखो ये आ गया। तो यही तो है 1+2/f या 2/f प्लस 1,
कुछ फर्क नहीं पड़ता, चाहे 1 को इधर लिख लो चाहे इधर लिख लो। अब हमें एफ के लिए सोल्व करना है, एफ बनाना है। एफ के लिए सोल्व करना है तो आप इसको कैसे सोल्व करोगे वो देखिए, इसको लेके आओगे इस तरफ तो ये हो जाएगा गामा माइनस 1 दैट इज 2 बाय में एफ, और एफ निकालना है तो क्या कर दोगे 2 और इसके बटे में क्या हो जाएगा गामा माइनस 1, बस आगे 2 डिवाइडेड बाय में गामा माइनस 1। ये आपको पता होगा तो आपका क्वेश्चन है विद इन 1 सेकंड 2 सेकंड या 5 सेकंड के बीच का ये क्वेश्चन है। नहीं पता तो आपको बता दिया कि कैसे आपको ये सोल्व करना है, आपको यहां से यहां तक का पूरा प्रकरण आपको समझा दिया है। क्योंकि कई बार जब एग्जाम टाइम में आप बैठते हो तो उस टाइम आपको पता नहीं रहता, आपका माइंड जो है स्ट्रेस के कारण काम नहीं कर पाता, तो उस टाइम आप इस जगलरी का यूज करके तुरंत 30 सेकंड के अंदर निकालिए, और फिर 30 सेकंड होते ही 5 सेकंड के अंदर ये आंसर आ जाएगा। तो 35 सेकंड में ये क्वेश्चन तब भी बन सकता है आपका, अगर आपको नहीं पता तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है इफ फॉर ए गैस R बाय CV इज दैट इज R बाय में CV इज इक्वल टू 0.67 इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल विच आर, कैसा है, डायटोमिक है, मिक्सचर ऑफ डायटोमिक पॉलीटोमिक है, या मोनोटोमिक है, या पॉलीएटोमिक, क्या है। तो इसके लिए आपको बस कुछ नहीं करना, दैट इज R इज इक्वल टू में 0.67 इंटू CV, ये हो गया। अब होता है CP माइनस CV इज इक्वल टू R, ठीक है। अब R की जगह रख लीजिए, दैट इज CP इज इक्वल टू R प्लस में CV, इसको इस तरफ लेके जाएंगे। R की वैल्यू क्या है, ये रही, इसको यहां रखिए, दैट इज 0.67 CV प्लस CV, दोनों जगह से CV को कॉमन लीजिए, CV को कॉमन लोगे तो आपके पास होगा 1 प्लस 0.67 दैट इज 1.67, CV को नीचे लेके आओ तो CP बाय CV कितना हो गया 1.67, और CP बाय CV 1.67 किसकी वैल्यू होती है, तो ये वैल्यू होती है दोस्तों मोनोएटॉमिक गैस के लिए। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि सिंपल सा क्वेश्चन है, मैजिक कीजिए, क्वेश्चन निकालिए। आप मैजिक सिखा रहा हूं आपको, मैं मैजिशियन हूं, तो देख लीजिए आपके सामने ये क्वेश्चन सीधा सा आ गया। आर की वैल्यू निकाल के इस फॉर्मूले में रखी, और आपको जो सॉल्यूशन करते हैं CP बाय CV जिसको गामा कहते हो पता चल गया, और गामा ही हमें बताता है एटॉमिसिटी के बारे में कि वो मोनोएटॉमिक है, डायटोमिक है, ट्राइएटॉमिक है, या पॉलीएटॉमिक है, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर हाइड्रोजन गैस द CP बाय CV, हाइड्रोजन गैस AIPMT के अंदर आया वह क्वेश्चन है। फॉर हाइड्रोजन गैस CP माइनस CV is equal to A, and for oxygen gas CP minus CV is equal to B. So the relation between A and B. अब आपको पता है CP माइनस CV किसके बराबर होता है, R के बराबर, चाहे कोई भी गैस हो। ये रिलेशन सबके लिए होल्ड है, चाहे मोनोटॉमिक, डायटोमिक, चाहे हीलियम, चाहे आर्गन, चाहे क्रिप्टॉन, R के बराबर। अब ये भी R है, ये भी R है, तो A किसके बराबर हो गया, B के बराबर हो गया, मतलब क्योंकि हमेशा इक्वल होता है ना R के, तो R के इक्वल होता है, तो मतलब जो A है और B है वो दोनों एक ही है, चाहे आप इसको R बोल लो, चाहे इसको A बोल लो, चाहे B बोल लो, तो सारी बातें इक्वल है, क्योंकि हमेशा इसके इक्वल होल्ड होता है। इसलिए A की वैल्यू किसके बराबर होगी, B के बराबर। For certain gas, the ratio of specific heat is given by gamma is equal to 1.5. For this gas, CV और CP की वैल्यू बतानी है भाई। अब देखिए गामा जो होता है वो किसके बराबर होता है, दैट इज CP बाय CV, जिसको आप क्या लिख सकते हो 1.5। अगर मैं यहां से CP बाय CV को निकालू तो इसको मैं 3/2 भी लिख सकता हूं, ठीक है भाई। अब मेयर्स रिलेशन पता है सभी को, दैट इज CP माइनस CV इज इक्वल टू R, और इसको बटे में J भी लिखा जा सकता है, R बाय J। CP माइनस CV इज इक्वल टू R बाय J, अलग अलग फॉर्म में चेंज किया जा सकता है, R बाय M में भी लिखा जा सकता है, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम यहां से एक वैल्यू निकाल ले, एक के लिए सोल्व कर ले। मान लिया जाए हम यहां पे रख देते हैं CV की वैल्यू, तो CV की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज CP माइनस, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 2/3 CP, ये 2 ऊपर आएगा, 3 नीचे, CV इस तरफ, तो ये हो गया इज इक्वल टू R बाय J। सोल्व करेंगे तो 3CP माइनस 2CP डिवाइडेड बाय में 3 इज इक्वल टू R बाय J। तो CP किसके बराबर हो गया, CP हो गया दैट इज इक्वल टू 3R बाय J के बराबर।
ऑप्शन है तो ठीक है, नहीं तो सीवी के लिए निकालो। तो है ही ऑप्शन ये रहा। नहीं तो फिर किसके लिए सोल्व करते, सीवी। एक ऑप्शन मैच करेगा, चाहे सीपी के लिए चाहे सीवी के लिए। सिंपल सी बात, सीधा सॉल्यूशन, कोई मुश्किल काम नहीं। मीन फ्री पाथ, इस पे भी क्वेश्चन तुम्हारे जो है पेपर में बार बार पूछे गए हैं, तो इसको भी ध्यान में रखें। ठीक है। द मीन फ्री पाथ ऑफ गैस विद मोलिकुलर डायमीटर d एंड नंबर डेंसिटी n कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, आपको पता होना चाहिए लैम्बडा इज इक्वल टू 1 बाय में रूट ऑफ 2 इंटू n पाई d का स्क्वायर, इस तरह से होता है। ठीक है भाई। अब कौन सा कहां तक है, अब इनमें ऑप्शन जो है मैच ये कर रहा है, क्योंकि इस n को अंदर लेके जाऊंगा, अगर मैं इस n को अंदर लेके जाऊंगा 1/, अगर मैं n को अंदर लेके जाऊंगा तो ये बन जाएगा n का स्क्वायर, ये बन जाएगा पाई का स्क्वायर, और ये बनेगा d की पावर 4, क्योंकि d स्क्वायर है d पावर 4, तो ना ये है ये, इसमें हम ऐसे कर सकते हैं कि ये इसका जो d है ये बाहर है, बस ये अंदर है ये बाहर है, डी स्क्वायर बाहर है, यानी कि यहां है, इस तरह से तो मान सकते हैं। बस मैंने आपको फार्मूला बता दिया, इसमें कई बार टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, ऊपर रूट वगैरह नहीं लिखा जाता तो उसके कारण, और मैंने यहां पे आपको सारे फार्मूले बता दिए। 1/√2 n पाई डी स्क्वायर इसके बराबर होता है। n यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, नंबर डेंसिटी है जो पर यूनिट वॉल्यूम की बात करती है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, उस हिसाब से। अब जो ये डायमीटर है, अब ये जो डायमीटर है इसका आधा करोगे तो क्या हो जाएगा, रेडियस, मतलब r/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर के स्क्वायर के, ऐसा ही तो है। अगर इस डायमीटर को रेडियस में बदलोगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r के स्क्वायर के, रहे तो यही का। ठीक है, इस क्यों किया गया, क्योंकि अगला क्वेश्चन, द मीन फ्री पाथ ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, दैट इज r के स्क्वायर के, आपको, क्योंकि डायमीटर और रेडियस में कोई फर्क नहीं होता, डायमीटर का आधा क्या है, रेडियस है, और ये तो प्रोपोर्शनलिटी पूछ रहा है ना, ये डायमीटर को r/2 करोगे तो r²/4, उस 4 का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये प्रोपोर्शनलिटी पूछ रहा है, इसलिए वहां पे क्या हो जाएगा, r² के हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। और इसका आपके सामने बता ही दिया, जो भी ऑप्शन बनेगा उन चारों में से आपको जैसे ही क्वेश्चन सामने आएगा पता चल जाएगा, अगर आपको ये बातें पता है तो। इसके बाद नेक्स्ट और है तो देख लेते हैं, नहीं भाई यही है। तो ये जो क्वेश्चन है आपके सामने, ये पिछले करीबन करीबन जो है 30 से 35 साल के क्वेश्चन जो है मैंने करवा दिए हैं। मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको 30-35 साल के जो भी क्वेश्चंस है वो सारे मैं आपको करवा दूं। तो पिछले 30 से 35 साल के क्वेश्चन आपको सारे के सारे आपके सामने करवा दिए हैं। इसमें अगर इसके बाद कोई प्रॉब्लम है या आपकी कोई ऐसी प्रॉब्लम जो आपको नहीं आती, कोई टॉपिक नहीं आता, तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, मैं उसके ऊपर भी आपको एक अलग से वीडियो दे दूंगा ताकि आप उस टॉपिक को अच्छे से जान जाओ। बाकी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।